नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये मैं आज पहुंच चुका हूं किसान डेयरी रांची झारखंड में है। किसान डेयरी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है। मैं इसको बड़ा बोलूँगा क्योंकि इस मंदिर में एक गौ माता सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस डेयरी फार्म में एक गौ माता का भी मंदिर है। तो इस फार्म के ऑनर से मैं बात कराऊंगा और काफ़ी साधारण तरीके से इन्होंने इस डेयरी फार्म के बारे में बताया है। इस फार्म का पूरा डिटेल्स लेने वाला हूँ इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा डिटेल्स लेने वाला हूँ इस फार्म का। उसके पहले मैं दोस्तों आपसे कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी हर एक पशुपालक को मिले। इतनी अच्छी जानकारी शायद ही किसी पशुपालक ने दी होगी। और ये वीडियो मैं आपको 2 पार्ट में दिखाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी जानकारी है। काफ़ी बड़ा फार्म है, 280 पशुओं का फार्म है जहाँ 3,000 लीटर का प्रोडक्शन होता है। उस फार्म को मैं आज दिखाने वाला हूँ। और आप देख पा रहे हो गौ माता का मंदिर, जो कि अक्सर है कहीं अमूमन पाया नहीं जाता है, लेकिन इस फार्म में गौ माता का भी मंदिर है। तो आइए ऑनर से बात कराते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम परमेश्वर साहू हुआ। जी। हम झारखंड राज्य से और मांझी ग्राम रांची जिले से हैं। और मुख्यतः हम लोग कृषि पशुपालन का कार्य करते हैं। और कहा जाए तो हम एक किसान हैं। सर इतनी बड़ी डेयरी है, जी। सबसे पहले हम इस डेयरी का इतिहास जानना चाहेंगे। कितने वर्ष पहले शुरुआत हुई थी, कितने पशु से हुई थी, शुरुआत में क्या क्या परेशानी हुई, ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। क्योंकि कोई पशुपालक शुरुआत करता है, कुछ दिनों के बाद बंद कर देता है, तो क्या मतलब कि हम करें क्या नहीं करें, ये चीज़ आप थोड़ा सा बताएंगे सर। देखिए, शुरुआत की जहाँ तक बात है तो हम लोगों ने इस डेयरी की शुरुआत 30-35 वर्ष पूर्व किया है। और जब हम लोग सम्मिलित बिहार में थे तो हमको लगता है कि उस समय जो क्रॉसब्रीड दुधारू गायें हैं, उन गायों की संख्या बिहार में बहुत कम हुआ करती थी। पंजाब और हरियाणा में उस समय इस नस्ल की गायें थी। और हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की तो प्रारंभ में हम लोगों ने भी गायें जो हैं वो पंजाब से ही मंगवाया। और उस समय क्या था कि दूध का मांग नहीं था उतना ज़्यादा जितना अभी है। दूध का उपयोग उस समय लोग उतना नहीं समझ पाए थे, उपयोगिता को नहीं समझ पाए थे। धीरे धीरे जब दूध की उपयोगिता को लोग समझे तो फिर हमारे बिहार राज्य में भी, और जब झारखंड बना तो दुधारू जानवरों की संख्या बढ़ी और उत्पादन भी बढ़ा। और हम लोग चूँकि कृषि कार्य से शुरू से पिताजी जुड़े हुए थे, तो जब 80 के आसपास 1980 के आसपास से हम लोगों ने कृषि कार्य को थोड़ा बढ़ाना चाहा, तो जो हम लोगों के सामने जो सबसे मुख्य जो समस्या आई वो गोबर खाद की आई। क्योंकि गोबर खाद के बिना कृषि की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब हमको गोबर खाद की आवश्यकता हुई तो हम लोग अगल बगल के शहर, क्योंकि उस समय जो गायें हुआ करती थी वो शहरों में हुआ करती थी, गांव में लोग नहीं दुधारू पशु का पालन नहीं करते थे, बैल वगैरह का करते थे हल जोतने के लिए। तो शहरों में लोग करते थे और शहर से हम लोग उस समय खाद का व्यवस्था करते थे। अब उस समय अगर मान लीजिए हमको 10 ट्रक खाद की ज़रूरत है तो 10 ट्रक और समय से ज़रूरत है तो 10 ट्रक खाद में उस समय क्या होता था कि 5 ट्रक गोबर है और 5 ट्रक शहर का कचरा हुआ करता था, और समय से हमको मिलता भी नहीं था। तो जब हम लोगों ने देखा कि इसका उपाय क्या है, फिर हम लोगों ने इस संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की और विचार हुआ कि नहीं, हम लोग पशुपालन का कार्य करें। और फिर पशुपालन का कार्य किए तो शुरू में तो ये ख्याल से किए थे कि हमको गोबर मिल जाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे इसको हम बढ़ाए और दूध की गुणवत्ता को हम शुद्ध रखें और उस गुणवत्ता को हम शुद्धता को बरकरार रखते हुए उसको हम उस दूध को शहरों तक पहुंचाए।
जब शहरों तक पहुंचा है, तो जब शुद्ध दूध शहर वालों को मिला तो उन लोगों ने भी दूध का डिमांड को बढ़ाया। दूध का डिमांड बढ़ाया तो हम भी अपनी गायों की संख्या बढ़ाने लगे। गायों की संख्या बढ़ाने लगे तो हमें प्रचुर मात्रा में गोबर होने लगा। और हमारा देहात में कहावत है कि जहाँ गोबर वहाँ दोबर। कहने का मतलब कि अगर जिस खेत में, जिस मिट्टी में गोबर पड़ जाएगा तो समझ लीजिए वहाँ का उत्पादन ना दुगुना बढ़ जाता है। तो हमारा उत्पादन भी बढ़ गया। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, हमारे मन में यही जिज्ञासा जगी कि जब गोबर से इतना बढ़िया हो रहा है तो क्यों नहीं इस कार्य को और बृहत किया जाए। और धीरे 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 25, 50, 100, 150, 200 ऐसे करके हम इस संख्या को बढ़ाते गए। और कृषि कार्य भी जो हमारा 1-2 एकड़ में चलता था, 10-15 एकड़ में चलने लगा। फिर हरा चारा का खेती करने लगे और आज के डेट में करीब 15 एकड़ में कृषि कार्य, जिसमें सब्जी, तिलहन दलहन धान वगैरह होता है। 5 एकड़ में हम हरा चारा का भी खेती कर लेते हैं। प्रचुर मात्रा में हमको गोबर मिल जाता है। और अभी क्या है कि हम तो गोबर अब इतना हमारे पास हो रहा है कि हम अभी गोबर बेचना भी शुरू कर दिए हैं और आसपास के किसानों को हम गोबर यहाँ से देते हैं। तो एक चीज़ कहेंगे हम सर डेयरी में कि जैसे कि आम के आम गुठलियों का दाम भी इसमें निकल जाता है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि आपका गोबर भी यूज हो जाता है, फिर दूध भी यूज हो जाता है। जी जी। और उसके अलावा फिर बछिया भी तैयार होकर बिक जाती होंगी ना। जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, कृषि और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के पूरक बोलेंगे। हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है, दोनों में अनाश्रय संबंध है। हम कृषि और पशुपालन दोनों को साथ लेकर अगर चलते हैं तो हमारा जो विकास है वो दुगुना बढ़ जाता है। सिर्फ कृषि और सिर्फ पशुपालन जो भी किसान करते हों, उन्हें सलाह हमारे उससे यही होगा कि वो आप कृषि के साथ पशुपालन का भी कार्य करें। और तब आप देखें कि इन दोनों कार्य को साथ साथ करने से कैसे लाभ पहुंचता है। जी। तो सर इतिहास में मैं बात कर रहा था आपके डेयरी का, तो कहना चाहूँगा उस समय में आपकी उम्र क्या थी जब इस डेयरी की शुरुआत हुई थी सर? देखिए, हम तो जब हमारी उम्र 13-14 वर्ष था तो पिताजी के साथ उसी समय से हम इस कार्य से जुड़ गए। अपनी शिक्षा भी कर रहे थे और बीकॉम तक हमने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के दौरान ही इस कार्य में हम लगे। और हमें शुरू से ही ये उद्देश्य था कि कुछ अपना करना है, कुछ अपना करके दिखाना है समाज को, राज्य को। कुछ ऐसा कार्य करें जिससे लोग अनुसरण करें और आने वाले समय में और लोग भी इसे अपनाएं और अपनी जो जीविका है इससे जुड़ के चला सकें। सर, तो शुरुआती दौर में परेशानी क्या क्या हुई थी? काफ़ी परेशानियां मैंने सुना कि होती हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए आज जितना जानकारी लोगों को उपलब्ध हो जाता है, बहुत सा माध्यम है जानकारी उपलब्ध होने का। पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं और विशेषज्ञों की अब टीम भी कार्य करने लगी है। उस समय इस सब का अभाव था, घोर अभाव था। हमने 1995 में हरियाणा पंजाब में जा कर के और 15-15 दिनों तक वहाँ रहा है और वहाँ पर इसकी किस तरह से रख रखाव किया जाता है, क्या खान पान इसका है और वो सब वहाँ जा कर के हमने इसको देखा है, रहा है और समझा है, फिर आगे कार्य को बढ़ाया है। तो इस कार्य के लिए आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया था या नहीं सर? लिया था? नहीं, देखिए कहीं कोई प्रशिक्षण कोई कहें तो हम तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण तो लिए गए ही हैं। जहां हमको लगा कि उन इलाकों में, उन राज्यों में जा करके प्राप्त करना है, अपना अनुभव को बढ़ाना है, तो हमने वहाँ गया और अपने खुद से गया। उसको कहीं कोई सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं रहा। अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अनुभव को बढ़ाने के लिए हमने उसको अब गया और किया। अभी आपके पास सर टोटल कितनी पशुएं हैं कुल मिलाकर के? अभी 280 हैं। 280 दुधारू गायें हैं जी। दुधारू सारी मतलब मिल्किंग में है ना? हाँ, करीब नहीं। उसमें क्या है कि जब भी आपके पास कोई स्ट्रेंथ होता है, मान लीजिए अगर 100 गाय का आपके पास स्ट्रेंथ है, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि 60-40 का रेशियो हो। कहीं अगर 100 गाय हैं तो 60 गाय दूध दें और 40 गाय ड्राई पीरियड में रहें। तो क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन भी लेवल में रहता है, आपका उसका बाजारीकरण भी सही से हो जाएगा। नहीं तो अगर एक साथ 100 गाय बच्चा दे देगी, दूध देने लगेगी, तो एक साथ ड्राई भी कर जाएगी, तो उसमें आपको प्रोडक्शन में, बाजारीकरण में भी दिक्कत आएगा। क्योंकि एक बार आपके पास तो बहुत लबालब दूध हो जाएगा और एक बार आपके पास दूध ही नहीं होगा। तो जब दूध नहीं होगा तो फिर बाजार आपका उसमें ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि आप 60-40 का रेशियो मेंटेन करें, 60% दुधारू हों और 40% ड्राई पीरियड में रहें। मार्केटिंग कैसे पकड़ेंगे, ये एक समस्या होता है सर। देखिए, दूध ऐसा एक चीज़ है कि इसमें विश्वास जगाना, ग्राहकों का विश्वास जगाना बहुत बड़ा चुनौती है। और वो विश्वास अब तभी जगा सकते हैं जब आपकी दूध की शुद्धता शुद्ध होगी। और अगर दूध की शुद्धता शुद्ध होगी
तो आज लोग शुद्धता की पहचान करने लगे हैं, और जो शुद्ध दूध है उसका डिमांड भी है, उसका मांग भी है बाज़ार में। ऐसा हमको नहीं लगता है कि शुद्ध दूध का बाज़ार में मांग नहीं है, अच्छा मांग है। और हमारे पास अभी अगर और भी दूध 1000-2000 लीटर हो तो हम उसको आराम से बाज़ार में उसको बेच सकते हैं। एक ही है उसका कि वो शुद्ध दूध हो। सर तो 280 है आपके पास, टोटल अभी दूध कितना निकल जाता है आपकी डेयरी से अभी सर? 3000 लीटर के आसपास हमारा दूध हो जाता है। और कुछ आसपास के किसान भी हमारे से जुड़ के चल रहे हैं, जो कि 2 गाय, 4 गाय, 5 गाय, 10 गाय रखे हुए हैं। उनका भी दूध हमारे पास आता है, उनका भी बाजारीकरण हमारे माध्यम से हो जाता है, और वो अपना अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और इस कार्य को अपना करके आगे अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। तो सर दूध का सेलिंग होता है या वैल्यू एडिशन करके सेलिंग होता है सर, ये बताएंगे? जैसे दूध का ही सेल करते हैं सिर्फ, या प्रोडक्ट नहीं, बना हम लोगों ने सिर्फ दूध का ही कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, और आने वाले दिनों में ऐसा है विचार कि अपना भी प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अभी तो चूंकि हमारे पास डिमांड है कि लूज दूध का भी मार्केटिंग हम कर ले रहे हैं, जी तो जी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि दूध मिल्किंग, जैसे ही मिल्किंग हो उसका बाजारीकरण हो जाए, जितना जल्दी वो बाजार में चला जाएगा हमारा कॉस्टिंग उतना घटता है। किस रेट से सर सेल हो जाता है दूध आपका? अभी 40 रुपीज़ के आसपास पर लीटर बिक जाता है। अप्रॉक्स सर एक जानना चाहेंगे, खिलाने का खर्च जो होता है एक गाय का, अगर मिनिमम देखते हैं, क्योंकि एक जी गाय में तो हम कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते हैं जी। कभी भी, तो अप्रॉक्स एक खर्च कितना आ जाता है कि एक गाय का अगर हम देखेंगे तो? देखिए, अभी चूंकि इधर क्या है कि दुधारू पशुओं के खाद्य पदार्थों का जो मूल्य है वो काफ़ी बढ़ा है, और खास करके लॉकडाउन और के बाद से तो थोड़ा और भी हुआ है। तो पहले हम लोगों का तो एक दुधारू जानवर का खर्च 300 आता था, अभी एक दुधारू जानवर का खान पान और रख रखाव में करीब 350 रुपये खर्च आ जा रहा है। लेबर उबर सब लेकर के बता रहे हैं ना जी सर? हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एवरेज कितना मेंटेन करके हम डेयरी में रखें तो डेयरी सफल हो पाता है? दूध का एवरेज कितना तक मेंटेन करके रखना चाहिए सर? देखिए, कम से कम एक गाय जो है वो औसत आप देखेंगे तो कम से कम 10 लीटर का औसत तो होना ही चाहिए डेयरी का। 10 लीटर से 10 नीचे लीटर से जाता है नीचे तो का फिर? अगर जाता है तो आप फिर आपका डेयरी में फिर नुकसान का बात होने लगेगा। इसलिए एवरेज जो है वो 10 लीटर कम से कम रहना चाहिए। सर रोग को लेकर के क्या मानना है? रोग तो मतलब आपके पास तो 280 है, तो रोग तो आते ही होंगे। निश्चित रूप से इसमें तो छुआछूत का भी बीमारी है, उसका वैक्सीनेशन हम लोग कराते हैं, और समय समय पर जो भी देखभाल की ज़रूरत है उसका डिसइंफेक्शन का स्प्रे है वो सब करते हैं। और हमारा सब शेड्यूल बना हुआ है, डीवर्म का शेड्यूल है, वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, जो अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना होता रहता है, और खान पान सही रहता है। तो निश्चित रूप से जब ये सब सही रहेगा तो गाय कम बीमार पड़ती हैं, और इनकी देखभाल के लिए डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, उनका भी सहयोग हम लेते रहते हैं। तो कुछ ऐसे सर पॉइंट्स बताएं जिससे लोग डेयरी अगर करना चाहते हैं तो वो सफल हो जाए, कैसे करना चाहिए, कैसे शुरुआत करें, ये थोड़ा सा देखिए, बताएंगे? कोई भी काम को कोई अगर शुरू करें तो निश्चित रूप से हम यही सलाह देंगे कि वो उस चीज़ के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में पहले कुछ जानकारियां प्राप्त कर लें, जो अनुभवी लोग हैं उनसे मिलें, उनसे फीडबैक लें, क्या इनके डिमेरिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, और तब इस कार्य को शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब कार्य को शुरू करें तो छोटे स्तर से शुरू करें, एक ही बार ज़्यादा 10-20 जानवर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2-3 जानवर से स्टार्ट करें शुरू में, फिर 3 महीना 6 महीना में करके उसको जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करेंगे वैसे वैसे इसको फिर बढ़ाते जाएं, और आगे बढ़ाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग चूँकि इस कार्य में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों भी जो छोटे पशुपालक इस कार्य से जुड़ना चाह रहे हैं, चाहते हैं, उनको भी अपने स्तर से पूरा सहयोग देते हैं और जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। सर युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो युवा डेयरी फार्म करना चाहते हैं? बहुत सारे युवा जो बेरोजगार अभी घूम भी रहे हैं, ऐसा हमने देखा भी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे करें? देखिए, युवाओं के लिए तो ये सब कार्य अब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को, पढ़े लिखे युवा अगर इस कार्य में आते हैं तो उनके लिए इस कार्य को करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो एक शिक्षित हैं, और जब जो शिक्षित होंगे उन्हें ज्ञान प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा, तुरंत ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, और अनुभवी लोगों से जब संपर्क में आएंगे तो इस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो आपके सर फार्म का एरिया टोटल कितना है, टोटल एरिया? देखिए, एक मेरे एरिया की जहाँ तक बात है, तो हम लोग जो पशुपालन, जहाँ पर मेरा डेयरी फार्म ये है, ये तो करीब करीब 2.5 एकड़ का है, लेकिन इसके आसपास में ही हमारा और भी जो लैंड है उसमें हमने हरा चारा का और खेती बाड़ी का कार्य करते हैं।